नमस्कार। पिछली वीडियो में हम पासिव क्रॉसओवर नेटवर्क के बारे में बात कर रहे थे। आज हम दूसरी तरह के इलेक्ट्रॉनिक क्रॉसओवर नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, जिसे एक्टिव क्रॉसओवर भी कहते हैं। आजकल बाज़ार में कई तरह के एक्टिव क्रॉसओवर मिल रहे हैं, जिनकी कीमत 4000 से 12000 रुपये तक है। इनमें कुछ डिजिटल भी हैं। इनमें बूफर, स्पीकर और ट्विटर के लिए क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और सबवूफर के लिए अलग लो पास फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए सेलेक्टर भी दिए गए हैं और इन सब के लिए अलग अलग लेवल कंट्रोल भी लगे हैं। मुझे लगता है कि यह ठीक वैसे ही है जैसे हम किसी महफिल में संगीत सुनने के लिए जाएं और हमें कह दिया जाए कि पहले यह गिटार या हारमोनियम ट्यून कर लो तब सुनना। मामूली चीज़ को भी कॉम्प्लिकेटेड बनाकर बेचना इनकी मार्केट स्ट्रेटजी है। इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही होता है। लेकिन इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि पैसिव और एक्टिव में क्या फ़र्क है और दोनों में से कौन सा बेहतर है और क्यों है। पैसिव नेटवर्क ज़्यादातर यही इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि इनको लगाना आसान है। एक्टिव अधिक इस्तेमाल नहीं होते हैं क्योंकि इनको लगाना आसान नहीं है। पैसिव एम्पलीफायर और स्पीकर के बीच लगता है। एक्टिव प्री एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर के बीच लगता है। पैसिव में एक ही पावर एम्पलीफायर की ज़रूरत होती है। एक्टिव हर एक ड्राइवर स्पीकर के लिए अलग एम्पलीफायर चाहिए। पैसिव क्रॉसओवर नेटवर्क पावर कंज्यूम करते हैं। 12 dB पर ऑक्टेव वाला हर एक क्रॉसओवर लगभग 10% पावर खर्च करता है। यानी अगर एक सिस्टम में दो भी क्रॉसओवर लगे हैं तो लगभग 20% का पावर लॉस हो जाता है, जबकि एक्टिव क्रॉसओवर में कोई पावर लॉस नहीं होता है। पैसिव क्रॉसओवर सिस्टम में एम्पलीफायर से स्पीकर को जोड़ने वाली केबल भी पावर लॉस का कारण होती है। एक्टिव में चूंकि पावर एम्पलीफायर स्पीकर बॉक्स पर ही फिक्स होते हैं, इसलिए इसमें केबल लगती ही नहीं है। पैसिव नेटवर्क अधिक पावर आउटपुट पर चलने वाले क्रॉसओवर अधिक गर्म होते हैं। एक्टिव में चूंकि इसमें इस प्रकार का नेटवर्क है ही नहीं, इसलिए गर्म होने का कारण भी नहीं है। पैसिव नेटवर्क में इंडक्टर लगे होने के कारण रिएक्टिव ईएमएफ एम्पलीफायर को परेशान करती है। एक्टिव क्रॉसओवर में इसका कोई कारण नहीं है। पैसिव में ड्राइवर का इम्पीडेंस और एम्पलीफायर की पावर बढ़ने पर क्रॉसओवर भी बदलना पड़ता है। एक्टिव में इसका कोई असर नहीं है, सभी के लिए एक जैसा है। पैसिव क्रॉसओवर के रेस्पॉन्स को हम नहीं बदल सकते। एक्टिव में अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं, चाहे जैसे एडजस्ट कर सकते हैं। पैसिव नेटवर्क में बड़े और भारी इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगाने पड़ते हैं। एक्टिव क्रॉसओवर में बहुत छोटे कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, हल्के और कम जगह में ही आ जाते हैं। पैसिव नेटवर्क ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं। एक्टिव नेटवर्क को अधिक एक्यूरेसी के लिए बना सकते हैं। पैसिव सिस्टम में एम्पलीफायर और स्पीकर को केबल से ही जोड़ना होता है, इसको वायरलेस नहीं कर सकते। एक्टिव नेटवर्क सिस्टम में प्री एम्पलीफायर मॉड्यूल और पावर एम्पलीफायर के बीच वायरलेस लिंक बना सकते हैं। मित्रों, क्रॉसओवर का काम सिर्फ इतना ही है कि वह वूफर, स्पीकर और ट्विटर को उनकी रेंज के अनुसार ही सिग्नल को स्प्लिट करके दे और क्रॉसओवर पॉइंट पर किसी फ्रीक्वेंसी का लेवल ना तो अधिक हो और ना ही कम, यानी इसकी आउटपुट पर सभी फ्रीक्वेंसी का गेन समान यानी फ्लैट हो। क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का चुनाव सोच समझ कर किया जाए तो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर ऐसा तो है नहीं कि इस तरह के एक्टिव क्रॉसओवर लगाने के बाद हमें ग्राफिक इक्वलाइजर की ज़रूरत नहीं होगी। मेरा सोचना है कि ग्राफिक इक्वलाइजर से यह काम अधिक अच्छी तरह से किया जा सकता है। 10 बैंड के ग्राफिक इक्वलाइजर से आप वह सब काम कर सकते हैं जो इन नेटवर्क में लगे सेलेक्टर और लेवल कंट्रोल भी नहीं कर सकते।
इनको एडजस्ट करना भी सबके लिए आसान नहीं होता है। जिनको इनके बारे में पूरी जानकारी है वे स्पीकर सिस्टम और एम्पलीफायर भी इसी के हिसाब से चुनते हैं। मित्रों, इन्हीं सब मुश्किलों को देखते हुए मैंने आज के इस एक्टिव क्रॉसओवर नेटवर्क की क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को चुना है, जो इंडियन मार्केट में मिलने वाले वूफर, स्पीकर और ट्विटर के साथ सही ढंग से मैच कर सके। मैंने 420 हर्ट्ज़ और 4200 हर्ट्ज़ इन दोनों फ्रीक्वेंसीज़ को इसलिए चुना क्योंकि कुछ ही ट्विटर 3 किलो हर्ट्ज़ पर काम कर सकते हैं और 4 किलो हर्ट्ज़ पर सभी ट्विटर अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह सभी मिड रेंज स्पीकर भी 400 से 4000 तक काम कर सकते हैं और 400 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी भी सभी वूफर के लिए अधिक नहीं है। यहाँ इसका सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। कुछ लोगों ने इन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसीज़ को 300 से 3000, तो कुछ ने 200 से 3000 और कुछ ने 200 से 4000 भी रखी है। आज के इस एक्टिव क्रॉसओवर नेटवर्क में कोई सिलेक्टर और कोई लेवल कंट्रोल नहीं लगाया गया है। इसे बनाना आप सबके लिए बहुत आसान होगा। इसमें 24 dB पर ऑक्टेव का लिंक बिट्स रिले नेटवर्क इस्तेमाल किया गया है, जो बटरवर्थ और शेबिशेव की तुलना में अधिक फ्लैट है। 24 dB पर ऑक्टेव का होने की वजह से क्रॉसओवर पॉइंट पर ओवरलैपिंग भी 12 dB और 18 dB पर ऑक्टेव की तुलना में बहुत कम है और सिग्नल क्लियरली स्प्लिट होता है। इसमें लगे कंपोनेंट भी आसानी से बाजार में मिलते हैं। रेजिस्टेंस मैंने इसमें 1% टॉलरेंस की लगाई है। कैपेसिटर भी आसानी से मिलने वाले ही लगाए गए हैं। इन्हें मेजर करके लगाएंगे तो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी वही आएगी जो यहाँ बताई गई है। इसमें TL072 या 4558 कोई भी आईसी लगा सकते हैं। इनसे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आईसी नंबर 5 TL071 ही लगेगा। इसको मैंने 18 वोल्ट की सिंगल सप्लाई के लिए बनाया है। 18 वोल्ट पर इसकी करंट कंजप्शन सिर्फ 18 मिली एम्पेयर है। 18 वोल्ट की सप्लाई पर इस सर्किट की RMS आउटपुट की लिमिट 2 वोल्ट है। यहाँ लो पास फिल्टर के लिए आईसी नंबर 1 है, बैंड पास फिल्टर के लिए आईसी नंबर 2 और हाई पास फिल्टर के लिए आईसी नंबर 4 लगाया गया है। आईसी नंबर 3 हाई कट फिल्टर है, जिसे लो पास और बैंड पास फिल्टर की कंप्लीमेंट्री स्टेज के लिए लगाया गया है। यह 4200 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को कट कर देता है। आईसी नंबर 5 इनपुट बफर या एम्पलीफायर के तौर पर काम करता है। यहाँ यूनिटी गेन यानी गुना 1 और गुना 2 और गुना 4 पर R1, R2 और C की वैल्यूज़ बताई गई है। अब इस सर्किट को टेस्ट करके देखते हैं और देखते हैं क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसीज पर इसकी रेस्पॉन्स। यहाँ इस ग्राफ में इसकी दोनों क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसीज को दिखाया गया है, जो -6 dB पर 420 हर्ट्ज और 4200 हर्ट्ज है। तो मित्रों, यह है एक्टिव क्रॉसओवर नेटवर्क के सर्किट का पीसीबी। इन 3 कैपेसिटर्स को मैं पीसीबी में लगाना भूल गया था, इसलिए इन्हें नीचे से लगाया गया है। फाइनल डिज़ाइन में इन्हें पीसीबी पर ही लगा दिया गया है। इसमें हमने यहाँ 18 वोल्ट डीसी दी है। ये इनपुट है जिस पर सिग्नल जनरेटर का सिग्नल दिया गया है और यहीं पर ओसिलोस्कोप के चैनल नंबर 1 की प्रोब भी लगी है और यह इसके तीनों आउटपुट हैं। इसमें यह हाई पास फिल्टर की आउटपुट है, यह बैंड पास फिल्टर की आउटपुट है और यह लो पास फिल्टर की आउटपुट है और यह ग्राउंड है। इन तीनों आउटपुट्स को बराबर करने के लिए ये 3 प्रीसेट भी लगाए हैं। यह प्रीसेट केवल मेरे मेज़रमेंट के लिए ही हैं, आपके लिए इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तीनों फिल्टर्स के आउटपुट यूनिटी ही है, जितनी इनपुट दोगे उतनी ही आउटपुट निकलेगी।
आपके लिए बने सर्किट में मैंने इन तीनों प्रीसेट्स को हटा दिया है। अब ये तीनों प्रीसेट समान आउटपुट के लिए एडजस्ट हो चुके हैं। चूँकि यह रेफरेंस वोल्टेज के लिए एडजस्ट किए गए हैं, इसलिए इन्हें 0 dB पर एडजस्ट होना कहा जाएगा। अब सबसे पहले हम लो पास फिल्टर की क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे। डीबी मीटर का 0 dB पॉइंट पहले ही कैलिब्रेट हो चुका है। इसके लो पास फिल्टर की क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी -6 dB पर 420 हर्ट्ज आई है। कैलकुलेशन में यह 427 हर्ट्ज निकली है। अब देखते हैं इसके बैंड पास फिल्टर की क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। बैंड पास फिल्टर के लो साइड वाले क्रॉसओवर पॉइंट की फ्रीक्वेंसी भी -6 dB पर 420 हर्ट्ज ही आई है। यह भी कैलकुलेशन में 427 हर्ट्ज है। अब इसके हाई साइड वाले क्रॉसओवर पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी देखते हैं। यह -6 dB पर 4.2 किलोहर्ट्ज यानी 4200 हर्ट्ज है। बैंड पास फिल्टर के हाई साइड की क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन में 4.27 किलोहर्ट्ज निकली है। अब हाई पास फिल्टर की क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। यह भी -6 dB पर 4.2 किलोहर्ट्ज ही है। मित्रों, इस सर्किट में लगे कैपेसिटर साधारण किस्म के ही हैं। बहुत अधिक एक्यूरेसी के लिए इन्हें मेजर भी नहीं किया गया है। अगर आप 1% के टॉलरेंस के लिए कैपेसिटर मेजर करके लगाएंगे तो रिजल्ट और भी एक्यूरेट होगा। अगर आप 1% की टॉलरेंस के लिए कैपेसिटर और रेजिस्टेंस चुनेंगे तो सभी क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल का फेज समान होगा। हालांकि इनपुट पर दिए गए सिग्नल से वह 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होगा, परंतु आउटपुट की क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर सबका फेज समान होगा। अब हम इस सर्किट की रिस्पॉन्स एलईडी स्पेक्ट्रोग्राफ पर देखते हैं। इसके लिए यह पिंक नॉइस जनरेटर है। यह है इसके लो पास फिल्टर की रिस्पॉन्स और यह है बैंड पास फिल्टर की रिस्पॉन्स। यह 400 हर्ट्ज की बार है और यह 4 किलो हर्ट्ज की बार है। यहाँ यह -6 dB दिखा रहा है। और इसके हाई पास फिल्टर की रिस्पॉन्स देखें। अब इन तीनों को एक बार फिर देखते हैं। यह है हाई पास, बैंड पास और यह है लो पास फिल्टर की रिस्पॉन्स। और अब इसका फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखते हैं। इसके लिए हमने इस सर्किट के तीनों आउटपुट्स को रेजिस्टेंस लगाकर मिक्स कर लिया है और यह है इसका फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। सभी फ्रीक्वेंसीज पर यह समान है। दोनों क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर भी यह कम नहीं हुआ है और ना ही बढ़ा है। अंत में एक बार फिर इंडिविजुअल फिल्टर की रिस्पॉन्स चेक करते हैं। ये लो पास फिल्टर, ये बैंड पास फिल्टर और ये हाई पास फिल्टर की रिस्पॉन्स। अब एक आखिरी बात, जैसा कि आप जानते हैं इसमें एक चैनल के लिए 3 एम्पलीफायर्स चाहिए, बूफर, स्पीकर और ट्विटर के लिए अलग अलग। इनकी वाटेज का अनुपात भी लोगों ने अलग अलग रखा है। कुछ का कहना है कि सब बराबर वाटेज के होने चाहिए। कुछ इसे 100 वाट के स्पीकर सिस्टम के लिए 50, 35 और 15 यानी बूफर के लिए 50, स्पीकर के लिए 35 और ट्विटर के लिए 15 वाट रखने की सलाह देते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का संगीत सुनते हैं। मुझे लगता है कि यह 100 वाट के सिस्टम के लिए 40-40-20 ठीक रहेगा, यानी बूफर और स्पीकर के लिए 40-40 और ट्विटर के लिए 20, जो सभी तरह के संगीत के लिए ठीक रहेगा। इसके अनुपात को ग्राफिक इक्वलाइजर से बदल भी सकते हैं। अधिकतम सीमा इसकी यही रहेगी। इसके लिए एम्पलीफायर पर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। आज बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा
अपने विचार जरूर साझा करें। हाई क्वालिटी ऑडियो एम्पलीफायर और इससे संबंधित सर्किट्स में रुचि रखने वालों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें मेरे द्वारा डिजाइन किए गए क्लास AB एम्पलीफायर व अन्य प्रकार के सर्किट PCB डिजाइन्स के PDF आप प्राप्त कर सकते हैं और इन्हीं से संबंधित अपने प्रश्नों के उत्तर भी पा सकते हैं। क्लास D और क्लास H जैसे निम्न क्वालिटी वाले एम्पलीफायर्स में रुचि रखने वाले कृपया संपर्क ना करें। इस ग्रुप का सदस्यता शुल्क 100 रुपये प्रति माह या 1100 रुपये प्रति वर्ष है। अपनी सुविधा अनुसार मासिक या वार्षिक आप कैसे भी दे सकते हैं। जो इच्छुक हों वे यहाँ दिए गए गूगल पे QR कोड पर धनराशि जमा करके और व्हाट्सएप QR कोड को स्कैन करके थिंक एनालॉग फॉर यू ग्रुप के सदस्य बन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।